अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर के ज़िमनी इंतखाबात के बाद पैदा होने वाली सियासी कशीदगी की, जहां इंतखाबी नताइज के बाद धांधली के इल्ज़ामात और जवाबी बयानात ने सियासी माहौल को खासा गर्म कर दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुजफ्फराबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए नून लीग का नाम लिए बगैर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि बाज़ सियासी क़ुव्वतें नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार हैं और वो आज़ाद कश्मीर में भी इंतखाबी अमल पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रही हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अवामी मैंडेट का एहतराम किया जाएगा, लेकिन मुबैना तौर पर चोरी शुदा इलेक्शन को कबूल नहीं करेंगे। इसके बाद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए ये कहा कि धांधली का इल्ज़ाम लगाने वाली जमात खुद माजी में इंतखाबी बेज़ाब्तगियों की मिसालें कायम करती रही है। उन्होंने सोशल मीडिया पर तंज़िया अंदाज में कहा कि बारीक वारदात की मास्टर माइंड पीपल्स पार्टी धांधली का रोना रो रही है। अब सवाल यह है कि इंतखाबी अमल पर उठने वाले एतराज़ात का शफाफ, गैर जानिबदार और बरवक्त जायज़ा लिया जाएगा, या ये मामला भी महज सियासी बयानात और इल्ज़ाम तराशी तक ही महदूद रह जाएगा, क्योंकि इंतखाबात का असल मकसद सिर्फ कामयाबी हासिल करना नहीं बल्कि आवाम के एतमाद को बरकरार रखना होना चाहिए। इन्हीं मौज़ूआत पर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी हुज़ैफ़ा रहमान साहब ज्वाइन कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कादिर मंदोखेल साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कादिर साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। बयानात तो काफ़ी तेज़ी से चलते जा रहे हैं और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई अज़मा बुखारी साहिबा की तरफ से। उन्होंने ये कहा कि बिलावल साहब कल किसी का गिरबान पकड़ रहे थे और बाद में पाँव पकड़ते रहे। इसके साथ साथ आप भी मुतालिबा कर रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइज रिगिंग हुई है आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में। तो ये जो री इलेक्शन का आपका मुतालबा है, बिकॉज़ आपने इलेक्शन एजेंट कह दिया हसन मुर्तज़ा साहब ने, जो इलेक्शन कमीशन है उसको, अगर ये मुतालबा नहीं तस्लीम होता तो फिर पीपल्स पार्टी क्या करेगी? ये सिर्फ बयानात तक महदूद रहेगा या फिर इस पर आप एहतजाज करेंगे, पार्लियामान में इसको रेज़ करेंगे, क्या करेंगे? देखिए, पहले तो उज़्मा बुखारी के बयान के ऊपर कि वो रात भर माफी मांगता रहा, तो मैं उज़्मा बुखारी और मरियम नवाज से पूछना चाहता हूँ, रात भर किसकी जूते पॉलिश करते हैं वो भी साथ बता दे। हमने कोई जो है ना वो पाँव नहीं पकड़े, हमने किसी की मिन्नत समाजियत नहीं की। हम जमहूरी लोग हैं, जो बात करते हैं डंगी की चोट पे करते हैं। दूसरी बात ये कि आज़ाद जीपी वाले इलेक्शन में भी वोट की हमारी अक्सरियत रही, उसके बावजूद हमने ये एतराज़ात उठाए थे कि वह धांधली कराए थे। मुस्लिम लीग नून एक पटवारी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना के, पटवारी फितरत का नाम है, होगा वो भी किसी कोहली का जज होगा जैसे ये जस्टिस है आजाद कश्मीर वाला। यानी इतना जाहिल आदमी है, दिन भर वो सोता रहा सतू पे के। एक हफ्ते से हम चीख रहे कि मरियम बीबी और नवाज शरीफ एक दूसरे को बोल रहे आप खुशखबरी सुनाओ, आप खुशखबरी सुनाओ, और जेब में बसे लेके और वो अनाउंस कर रहे हैं। इनकी वफाकी वज़रा, अमीर मुकाम सारे वहां मौजूद है। अगर आजाद कश्मीर का वज़ीर आज़म पीटीआई का आ जाए, जमा इस्लामी का आ जाए, उसका आ जाए, मौलाना फजल रहमान की पार्टी का आ जाए, क्या फर्क पड़ता है? पहले आग लगी हुई है। मुल्क का बुज़दिल वजीर दिफा पहले जो है ना, जब जंग के दौरान तो वो मुझे कहीं नजर नहीं आया, फील्ड मार्शल फौजून के साथ बॉर्डर पे और जगह मौजूद है। ये शख्स तो पता नहीं किस नहर में चड्डी पहन के जो ना वो नहा रहा था। सफारतकारी और वजीर दिफा, वजीर खारजा, वजीर इत्तलात का किरदार तो बिलावल भुट्टो कर रहा था। और ये वही शख्स है जो माजी में फौज के बारे में कौमी असम्बली में क्या फरमाता रहा, वो भी आपकी नजर से वीडियो गुजरी होगी। फिर उसके बाद जब ये मुतालबात एक्शन कमेटी के कोई 3 मुतालबात से 36 से 38 हो गए, 38 में से 36 37 बता रहे कि माने गए बाकायदा उसको। जो एक आध मुतालबा रह गया कि ये मुहाजिरीन की सीटें हैं, उसके ऊपर आजाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट ने भी यह फैसला किया कि चूंकि आईनी मसला है, असम्बली के अख्तियार है वो कर ले। पीपल्स पार्टी भी ये कह रही थी कि बाबा आप ये धरना शरना छोड़ दे, एहतजाज छोड़ दे, आप इलेक्शन में हिस्सा ले, आप अक्सरियत लेके और फिर आप कानून साजी करके खत्म करें। इसी पे जल्दी पे तेल छिड़कने के लिए जैसा ख्वाजा आसिफ ने कहा ये कश्मीरी नहीं है कि ये जेबें तो पाकिस्तान की जो पंजाब की 10 सीटें ये तो हमारी जेब में। मैं इंतजामिया को उम्मीदवारों के साथ ये वीडियो आपके सामने आए होगी, नहीं है तो मैं भेज देता हूँ। तो आप मुझे बता दो कि जो मुतालबा नंबर 3 था उनका मुहाजिरीन के सीटों के हवाले से, तो वो तो वैसे मशकूक कर दिए। तो जब ये बात करने की क्या जरूरत है? फिर आप ये कह देते हो, उसके साथ मुज़ाकरात करते हैं कि आप कह रहे थे ये दहशतगर्द है, ये फलाना। चलो होंगे दहशतगर्द, मैं नहीं कहता हूँ कि ये साफ लोग है,
उसके अंदर यकीनन हिंदुस्तान का कोई काम कर रहा होगा, यानी यकीनन हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है और वो काम कर रहा होगा। ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें तो आप मुज़ाकरात से हल कर सकते हो। वहां पे आग लगी हुई है, वहां पे सड़कें बंद है, वहां पे जो खुराक की चीजें वो बंद है। मुझे शॉर्टली ये बता दें, चढ़कने की मुझे ये बातें कर बता रहे दें, हैं। 9 हलकों पे आप कह रहे हैं 9 हलकों पे धांधली हुई है जहां नून लीग जीती है, बाकी ठीक है, और इसको रेस कैसे करना है आपने, सोल्यूशन क्या है हमने ये नहीं बोला, अच्छा, हमने ये नहीं बोला कि 9 पे धांधली हुई है बाकी पे नहीं हुई है। देखिए हमारा जो हल्का है LA 12 जो चौधरी यासीन साहब का है, वहां 30 पोलिंग स्टेशन पे कब्जा हुआ है और कब्जा करके वो फुटेज आ गई है कि दहशतगर्द या गुंडा नासिर जो भी नाम दे दे, यानी 13 हल्कों के लिए पंजाब की CCD पुलिस जो कि बदनाम जमाना पुलिस है, वो 16,000 लोग वहां भेजे गए। तो क्या करते, यही बदमाशी गुंडागर्दी करेंगे और क्या करेंगे जो पंजाब में करते आ रहे हैं। तो आप मुझे बताओ कि 30 पोलिंग स्टेशन पे कब्जा किए, वो जो बैलेट बक्स उठा के ले, वो भी फुटेज आपने देखा होगा। और फिर हमारे कारकुन मुख्तार यूनुस को शहीद किया गया, बकायदा नून लीग के कारकुन, नाम भी सबको होता है, उमेर नईम क्या नाम है उसका, और 3 को जख्मी कर दिए। तो इस सारी सूरत हाल के ऊपर बजाय मरियम बीबी पे आके अफसोस कर ले कि हमें दुख हुआ है कि कारकुन जहां से गए वो आगे पीपल्स पार्टी को ताने दे रही। ये आपने जो लाहौर को सुर्खी पाउडर लगाया है तरक्याती कामों के नाम पे, वो तो एक बारिश ने धो दी है। आप किस बात की ताने दे रहे हो? चले, वो उसकी भी आज फुटेजेस 2 नंबर सियासत में आयो, फॉर्म 47 के तहत आप आयो और अभी जाके आप वो भी करें। लेकिन मैं ये कहूंगा मेरी पार्टी क्या फैसला करेगी, किस तरह वो क़यादत करेंगे, अभी क्या सूरत हाल। मेरी तो जाती ख्वाहिश है कि इस बला से जितनी बनी है जन्नत जलानी हो और ज़ियाउल्लाह की बातचीत हो, उतने ज्यादा बेहतर है पाकिस्तान के लिए। मौक़िफ़ आ गया आपका, मैं जवाब ले लूँ। हुज़ैफ़ा साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, अब अज़मा साहिबा का जो बयान है उसमें भी काफ़ी एक रेडिकल टच है। इससे पहले कि आप बिलावल साहब के उस बयान पर तनकीद करें जिसमें वो कह रहे हैं कि नस्ल दर नस्ल आप धांधली करते आए हैं और हमेशा धांधली के बगैर इक़्तिदार में ना आने का आपने एक रिकॉर्ड सेट किया है, तो इस पर ये आपके जो इत्तेहादी हैं वफाक में इतने नालां कैसे हो गए हैं आपसे? जी बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ कुछ गुजारिशात करूँगा। पहली बात तो ये है कि मैं कोशिश करूँगा कि वो सख्त अल्फाज इस्तेमाल ना करूँ जो कि हमारे कॉलीग बड़े भाई कादिर मंदोखेल साहब ने इस्तेमाल किए। मुझे अफसोस है कि जो ज़बान बिलावल साहब की तरफ से इस्तेमाल की गई या उससे पहले पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों की तरफ से, लेकिन जब बिलावल साहब की तरफ से कोई बात आती है एक टॉप लीडरशिप की तरफ से, तो ज़ाहिर कारकुनान या सेकंड टीआर उसे फॉलो करती है, वो नहीं होनी चाहिए थी। और उसके बाद उज़्मा बुखारी साहिबा का बयान भी मैं समझता हूँ कि उसके जवाब में नहीं आना चाहिए था, क्योंकि जो हुकूमत होती है उसे सब्र तहम्मुल का दामन नहीं छोड़ना होता। ला महला उज़्मा बुखारी साहिबा पंजाब हुकूमत की तर्जमानी करती हैं, वज़ीर इत्तलात हैं, इंसान है, ज़ब्त पे जो है कंट्रोल नहीं होता। हम भी बसा औकात कुछ इस तरह की बातें कर जाते हैं जज्बात में। लेकिन मेरे ख्याल से जो बिलावल साहब ने किया तो चंद ही हफ्तों बाद ऐसा मोड़ जरूर आना था कि जब बिलावल साहब, वो कहते हैं आदमी जो कहते हैं आदमी जो करता है जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं, बिलावल साहब का वो सदाएं पीछा करती हैं। लेकिन जाहिर है उनकी तरफ से भी जब आप टॉप लीडरशिप को बार बार निशाना बनाएंगे PMLN की और फॉर्म 47 का ताना देंगे, और जबकि जो इखलाकियात का मेयार तो ये होता है कि मैं अगर आपसे ये कहूँ कि आपके पास जो ये गाड़ी है ये चोरी की है, तो जबकि उस गाड़ी के अंदर जो जितनी भी फैसिलिटीज हों वो मैं खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपसे मैंने ली हुई एज अ दोस्त, तो सबसे पहले तो मैं आपको चीज आपकी वापस करूँ। ठीक। तो अगर नून लीग के MNAs फॉर्म 47 पर बनकर आए तो उन MNAs और पंजाब के तकरीबन 250 MPs के वोट से जरदारी साहब सदर बने। हमें बड़ी खुशी है, हमारे आलाई हैं। लेकिन अगर बेटा ये कहे कि ये तो सारे जाली और फर्जी MNA MPs हैं, तो बाप क्या जाली वोट लेकर सदर बना है? इसी तरीके से चेयरमैन सेनेट यूसुफ गिलानी साहब इस्लामाबाद की सीट से सेनेटर बने हैं। तो अगर हमारे फॉर्म 47 वाले जाली और फर्जी MNAs हैं, तो क्या यूसुफ गिलानी साहब जाली वोटों से सेनेटर बने हैं और फिर PMLN के जाली वोटों से ही चेयरमैन सेनेट बने, सेनेट के वोटों के जरिए? PMLN को तो धांधली उसने की है, रियासत उसके लिए धांधली करती है, रियासत उसकी हैवी कॉस्ट पे कर रही है बकौल बिलावल साहब। तो क्या बलूचिस्तान हुकूमत में जितने भी हमारे MPs जो आपके बकौल फॉर्म 47 से बने हैं, तो क्या इखलाकियात का तकाजा नहीं है कि अभी आधे घंटे बाद आप वो हुकूमत छोड़ दें? तो गुजारिश ये है कि ऐसा नहीं होता। जब आप इत्तेहादी होते हैं एक दूसरे के तो चीजों को कबूल भी करते हैं, लेकिन चूंकि
मैं समझता हूं कि जो चीज बिलावल साहब के पास है वो किसी के पास नहीं है, और वो चीज है एज इज ऑन हिज साइड। बट मुझे लगा था कि बहुत मेच्योरिटी की पीक पे चलेंगे, लेकिन ये इमेच्योरिटी एट इट्स पीक है। लेकिन हुज़ैफा साहब ये तो आप मानेंगे ना, हुज़ैफा साहब ये तो मानेंगे कि ऑप्टिक्स थोड़े से ख़राब हो गए जब बसेस के ऐलान हो गए, बसें पहुंचा भी दी गई, वज़रा चले गए वहां पे। नहीं, वो इसलिए खिलाफ नहीं हुए, अगर बिलावल साहब की जगह पे तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा होता और उसकी कहीं पर भी हुकूमत ना होती, इलेक्शन कमीशन का बसों पर एक्शन लेना जरूरी अमल है, कानून के मुताबिक है। लेकिन अगर पंजाब हुकूमत उस कश्मीर को, जिस कश्मीर को 2 रुपए या 3 रुपए बिजली दी हुई है, 2000 रुपए मन गंदम दी हुई है, कि हमारा एक कमजोर भाई है फाइनेंशियली या अफोर्ड नहीं कर सकता, तो अगर पंजाब उसे बसें दे रहा था तो सिंध उसे गिम्बेट दे देता, सिंध कोई और ऐलान कर देता, तो ठीक है, दोनों का इकदाम जो है कानून के मुताबिक ना होता। लेकिन अगर कंपटीशन की बात आप करें तो बात यह है कि बिलावल साहब को वो जबान या वो चीजें इस्तेमाल करते हुए इज्तनाब करना चाहिए था। देखिए, उस्मा बुखारी या मैं कोई बात करूं या कादिर मंदुखेल करे, मेरे ख्याल से उस बात की वो अहमियत नहीं होती जो चेयरमैन बिलावल साहब के मुंह से निकले। एक बंदा वजीर आजम की रेस का घोड़ा है, उनके वालिद साहब इंतहाई तदब्बुर की बात करते हैं, बैलेंस बात करते हैं। इसीलिए जब बिलावल साहब ने कश्मीर में बात की रियासत वाली, तो उन्हें, मैं नहीं कहता कि किसी के पांव पकड़े या कोई चीज, मैं समझता हूँ उनके वालिद ने उन्हें एहसास दिलाया होगा कि आपने क्या बात की है। तो हुज़ैफा भाई शॉर्टली ये री इलेक्शन के मुतालबे पर आपका क्या कमेंट है? री इलेक्शन के मुतालबे पे क्या कमेंट है आपका शॉर्टली? देखिए ये तो ऐसे ही है कि यानी आपसे एक इलेक्शन जो है वो आप फेजेस में करा रहे हैं। पीपल्स पार्टी की वहां पर हुकूमत है, वजीर आजम इनका अपना है, एजेके में इलेक्शन कमीशन तो इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने के बाद एक्टिवेट हुआ ना, उससे पहले 6-7 महीने तो आपकी लगाए हुए डीपीओ हैं, आपकी लगाए हुए डीसीज हैं, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? यानी कहने का मकसद ये है कि आपसे, अगर आपके वजीर आजम से वो इतना नाअहल है, आखिरी बात, अगर आपका वजीर आजम इतना नाअहल या बेबस है बेचारा कि उससे चौधरी यासीन के 12 पोलिंग स्टेशन की सिक्योरिटी मैनेज नहीं हुई, तो आपको तो हुकूमत लेनी ही नहीं चाहिए थी। और अगर ये सारी चीजें आपके बस में नहीं थी, या 2 या 3 महीने पहले आपका वजीर आजम हॉस्टाइल हो गया, तो वजीर आजम आपका इस्तीफा दे देता। लेकिन एट द नेक ऑफ द टाइम, जब आप सीटें हार गए, जब अवाम ने आपको वोट नहीं दिया, सारा दिन आपके पोलिंग स्टेशन खाली रहे, एक्सप्रेस न्यूज की फुटेजेस चलती रही जो कि ये पोलिंग स्टेशन के पार्टी के खाली हैं, और जिस दिन रिजल्ट आया परसों, खुद आपके कॉरेस्पोंडेंट ने बताया जब रिजल्ट भी इमेच्योर था, चले मैं जवाब ले लूं, 3 से 4 पीपल्स पार्टी जीतेगी, जब रिजल्ट आ गया तो आप इतने परेशान। चले मैं जवाब ले लूं, सर्विस के मुताबिक रिजल्ट आया। कादिर साहब, ये फॉर्म 47 वाली जो बात है, ये तो वाकई कॉन्ट्रडिक्शन है बहुत बड़ी। सिर्फ कश्मीर में ही 47 है, विफाक में नहीं है। अगर विफाक में भी है तो जो बात कर रहे हैं हुज़ैफा साहब, उन्हीं वोटों से जो सदर का ओहदा है या फिर गिलानी साहब का ओहदा है, वो भी क्वेश्चनेबल हो जाएगा इस तरह। तो क्लैरिटी तो ना हुई फिर स्टांस में आपके? जी मैं बिल्कुल जवाब देता हूँ। पहले तो जब ये फरमा रहा है कि बिलावल साहब वज़ीर आज़म के रेस का घोड़ा है, तो मरियम बीबी भी तो वज़ीर आज़म की रेस की घोड़ी है। सबसे पहले तो तकरीर उसी ने की है मेरे चेयरमैन के खिलाफ बिलो द बेल्ट। वो तकरीर आपने नहीं सुनी जो मियां साहब बराबर में खड़े थे, उन्हें क्या गुफ्तगू की है, वो बिलो द बेल्ट नहीं था। नंबर 1 बात। दूसरी बात ये है, हम ये कहना चाह रहे, जो आप कह रहे हमारे वोटों से ये बना, हमारे वोटों से ये बना, आप मुझे बता दो, हमारे पास 2 रास्ते थे कि या तो हम पीटीआई को हमने ऑफर की, पीटीआई ने इनकार कर दिए, या तो हम नून लीग का साथ दे देते, साथ न देते तो क्या सूरत हाल होती? क्या हम बादशाह को दावत नहीं देते? क्या ये असेंबली और हुकूमत कायम खड़ी हो सकती थी? या अगर री इलेक्शन होता तो क्या इससे शफाफ होता? हमने कहा चलो ये लंगड़ी लूली जमहूरियत को सहारे दे। बिल्कुल जैसा मरियम औरंगजेब ने कहा, हाँ हमने जहाज खरीदा, हाँ मैं आईनी ओहदे लिए, मैं मानता हूं। जब आपके अपनी कायद ने छोटे भाई को ब्लैकमेल करके अपनी बेटी को वजीर आला बनवाया, अपनी समधी को नायब वजीर आजम बनवाया, अपनी बचपन के दोस्त को ख्वाजा आसिफ को बमाए बांजी वफाकी वजीर बनाया, तो क्या हम ये जो बगैर इख्तियारात की ओहदे ये भी ना लेते? पुख्तनख्वा में हमारा गवर्नर है, तो क्या हम पुख्तनख्वा हुकूमत पीटीआई का हिस्सा है? आपका सिंध का गवर्नर है, तो क्या आप हिस्से हो? तो ये एक अलग डिबेट है। देखिए सवाल ये सारी चीजें कि हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने कश्मीर के लिए 5 जंगें लड़ी है, हमने फौज ने शहादतें दी है, हमारी कबायली अवाम ने शहादतें वहां पे दी है। इस सूरत हाल में आप जल्दी पे तेल चढ़कने के लिए ये जो नादान दोस्त तो या जो भी आप उनका नाम दे दे, ख्वाजा आसिफ को, राना सनाउल्लाह को,
इसको इन तरह बयानात की क्या जरूरत है? चलो मैं थोड़ी देर के लिए फर्ज कराता हूँ, खुदा ना खास्ता कल मुस्लिम लीग नून के वजीर आजम बन जाता है आजाद कश्मीर का, तो क्या वजीर आजम आजाद कश्मीर जो ना इनका 4 दिन टिक सकेगा? जहां पीपल्स पार्टी भी खिलाफ होगी, जहां पीटीआई भी खिलाफ होगी, जहां मौलाना साहब की पार्टी भी खिलाफ होगी, जहां वहां पे एक्शन कमेटी भी होंगे, ये क्या मतलब वो करें? मैं तो ये कहता हूं कि उनकी कब्र की खुदाई जो है ना वो आजाद कश्मीर से शुरू होते हैं, इस्लामाबाद से होते हुए पंजाब पहुंचेंगी। ये इनको इस चीज का ख्याल नहीं है कि पीपल्स पार्टी जब अपना जो है कंधा हमने इस जनाजे को, लेकिन कादिर साहब एक तनकीद एक तनकीद सुन लें। कादिर साहब, पीपल्स पार्टी की रविश के बारे में ये कहा जाता था कि वो नताइज को तस्लीम कर लिया करती है इंतखाबात के, क्योंकि नताइज तस्लीम ना करने से ज़्यादा केओस आ जाता है। 2013 में जरदारी साहब ने कहा था आरोज का इलेक्शन है लेकिन मानते हैं इसको। अब आकर ये आपकी तो फिलॉसफी चेंज नहीं हो गई पार्टी की? नहीं नहीं, हमने जीबी का इलेक्शन को भी न चाहते हुए भी तस्लीम किया है। आपके सामने सारी सूरत मैंने रखी, सीसीडी की बदमाशी और प्रिजाइड जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और एनओसी वगैरह सारी चीजें आपके सामने रखी, हमने फिर भी तस्लीम की है। लेकिन इस इलेक्शन के भी हम ये कह रहे हैं कि जब आपका जाहिल हुआ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मैं इसको जाहिल कहूंगा और मैं दोबारा कहूंगा उज़ैफर रहमान साहब भी वकील है, मैं इनका शजरा निकालूंगा कि इसने जो केसेस किए होंगे वो भी 2 नंबर के होंगे, क्योंकि इतना बड़ा जाहिल ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है कि वो किसी वीडियो को मानता है, किसी चैनल को इसमें बयान देता है, जो हार जाता है इस तरह बयान करते हैं। अरे बाबा, आप सतूप पी के सोए हुए थे, वहां दिन भर खून खराबा हो रहा था, गोलियां चल रही थी, कारकुन हमारा शहीद हुआ, 3 जख्मी हुए, बैरल बक्स उठा के लेके आप जाहिलाना जवाब देते हो, जाहिलाना बयान देते हो कि ये तो चले कादिर साहब मैं जवाब दे लूं, मैं एक चीज ये कहना चाहता, एक जुमला और जो उज़ैफर रहमान साहब ने कहा कि कश्मीर में हमारी हुकूमत है, ठीक है, ये भी इनको अच्छी तरह पता है, जानबूझ के ये बातें करें कि वहां पीटीआई के 3 वज़ीर आज़म थे। आखिरी 6 महीने जब एक्शन कमेटी और पीटीआई दड़े हो गई है, तो ये मुतफका तौर पे ये वज़ीर आज़म जो हमारा फैसल राठौर है, ये कंसेंसस से हुआ। मैं जवाब दे रहा हूं। सही, उज़ैफर साहब आपने सुन लिया। अब मुझे ये बताइए, मुझे जुमला मुकम्मल करने थे, हो गया एक जुमला कहूंगा। अच्छा, आप ये कहते हैं कि वहां हमारा इंतजाम है, हमारा, इनको अच्छी तरह पता है कि जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाता है तो इंतजामिया की आद कट जाता है। आप मुझे बता दो कि सुल्तान राजा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो तो इमरान खान ने उसको तैनात किया। चलिए मैं मौक़िफ़ ले लूँ ना। उज़ैफर साहब मुझे ये बताएं, अब नवाज शरीफ साहब की वज़ारत उज़्मा की ख्वाहिश हमने सुन ली, मरियम साहिबा ने भी इसको सेलिब्रेट किया विक्ट्री को, लेकिन वही बात जो कादिर साहब कर रहे हैं कि इतनी ज़्यादा इख्तलाफात मोल लेके हर पार्टी के रूल कैसे कर लेंगे वहाँ पे? कंसर्न नहीं है ये? देखिए, बिल्कुल जेन्युइन बात है, लेकिन गुजारिश मैं इतनी करूंगा सिर्फ आपसे मुज़म्मिल साहब, आप खुद भी इसको जो है एवेल्युएट करते हैं हमें, कि पीपल्स पार्टी ये कहती है कि हम इक़्तिदार के मजे भी लें, हुकूमत का हिस्सा भी हों, जब दिल चाहे वजीर आजम के फंड से 10-10 अरब रुपए भी ले लें, उसके अलावा भी हम हर चीज में शरीक रहें, और जब इलेक्शंस आए हम नून लीग का हुकूमत को फॉर्म 47 कहें, उन फॉर्म 47 के वोटों से खुद एंजॉय कर रहे हो, और जब जवाब में यानी जमीन और आसमान के कुलाबे मिला दें और बिल्कुल जो है उस जज्बात की रौ में चले जाएं कि आपको पता ही ना चले कि कल हमने दोबारा भी बैठना है। बात यह है कि मैं समझता हूं, ठीक है, अगर कोई चीज पीएमएलएन की तरफ से जज्बाती बात पहले अगर की गई है, इसको प्रूव कर लें, तो मैं समझता हूं नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन अगर मुसलसल एक तकारीर का सिलसिला है जो जीबी से शुरू हुआ, होता होता कश्मीर तक आया, और ज़ाहिर पार्टी के जो लोग अपनी लीडरशिप से कमिटेड होते हैं वो उस लीडरशिप के नाम पर वोट लेते हैं, अगर उन लोगों को सख्त बात कर भी दी है तो कम अज कम आप ये तो सोचें कि हम मुसलसल एक जमात को इस तरीके से हद तनकीद बनाते हैं, ऐसी जबान इस्तेमाल करते हैं, फिर जब हमें जवाबन उससे मुमकिन है जो जबान आपने इस्तेमाल की उससे डबल सख्त जबान आपको सुनने को मिली हो, लेकिन आप इसकी इब्दा करते ही ना। चलें, ये टेम्परेचर नीचे आना चाहिए। कादिर साहब आपसे मादरत के साथ, उज़ैफर साहब शुक्रिया, कादिर मंदोखेल साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कश्मीर की जो सूरत हाल है इंटेंसिफाई होती जा रही है। देखना यह है कि गवर्नमेंट फॉर्म करने से पहले नून लीग कैसे इस चैलेंज को कबूल करती है, रिजॉल्व करती है। ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। मिडल ईस्ट क्राइसिस की बात करें तो पिछले कुछ घंटों के वाक़यात देखें तो ऐसे मालूम होता है कि यह क्राइसिस एक नए मरहले में दाखिल हो चुका है। एक बड़ी पेशरफ्त इराक़ में सामने आई, जहां 7 मुख्तलिफ सूबों में अमेरिका और सऊदी अरब के कंबाइंड स्ट्राइक्स में
PMF यानी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के कम से कम 20 एहलकार हलाक होने का वाक़या रिपोर्ट हुआ, जिससे यूं लग रहा है कि अमेरिका अब ईरान के इलाकाई असर रसूख को महदूद करने की मुहिम का आगाज़ कर रहा है। इसी तरह तेहरान का यह दावा है कि उन्होंने उर्दन में कायम अमरीकी मिलिट्री बेस को निशाना बनाया। अब ये ख़तरात बढ़ रहे हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान जंग के महाज एक दूसरे से जुड़ते जाएंगे और ये मामलात खुदा न खास्ता पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि डिप्लोमेटिकली एफर्ट्स जारी रहें तो अभी भी सिफारतकारी में इतनी गुंजाइश बाकी है कि इस कशीदगी का हल निकाला जा सकता है। इसी पर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। साबिक सफ़ीर जावेद मलिक साहब ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा वाशिंगटन से सीनियर सहाफ़ी फैज़ रहमान साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। नेतन्याहू के साथ जो मीटिंग हुई डोनाल्ड ट्रंप की, इससे ऐन पहले उन्होंने ये कहा कि चाहते यही है कि मैं इस जंग में फंसा रहूँ, इस जंग से अमेरिका बाहर ना आ सके। लेकिन मुलाकात के बिल्कुल बाद उन्होंने 180 डिग्री का शिफ्ट लिया और उन्होंने ये कहा कि बहुत कंस्ट्रक्टिव मीटिंग थी और हमारी शराकत दारी जो है वो इससे मज़ीद मजबूत हो गई है। तो ये प्रेशर टैक्टिक था फिर जो मीटिंग से पहले का बयान था? देखिए, एक चीज तो वाज़ेह है मुज़म्मिल भाई के जो एक रिलेशनशिप है इसराइल और यूएस के दरमियान, उसके दो तीन मुख्तलिफ पहलू हैं। एक तो उनकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स हैं जो कि काफी हद तक अलाइंड हैं। फिर वहां पे बहुत ज्यादा जो पॉलिटिकल सर्कल्स में, पॉलिसी सर्कल्स में इन्फ्लुएंस है इसराइल का, तो उस चीज को तो हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज भी हकीकत है कि इस जंग के बाद काफी हद तक दरारें भी आई हैं उस रिलेशनशिप के अंदर, बिकॉज बहुत बड़ी तादाद अमेरिकन अवाम जो हैं वो ये समझते हैं कि ये जो जंग है जिसमें इस वक्त अमेरिका खुद को पाता है, इसके अंदर जो मोटिवेटिंग फैक्टर थे वो नेतन्याहू थे। लिहाजा अमेरिका के अंदर जो अवाम है, या तो प्रेसिडेंट ट्रंप उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पाए, उनको प्रॉपरली वो अपनी इस या ऑब्वियसली उनके पास जो नैरेटिव था वो नैरेटिव रेजोनेट नहीं किया उन अवाम के पास, बिकॉज डिस्पाइट द फैक्ट कि इनकी एक कोर सपोर्ट ग्रुप वहां पे मौजूद है जिसको आप मैगा कहते हैं, वो इनकी की हर बात को मान लेते हैं। यानी उनके बारे में कहा जाता है कि वो ऑलमोस्ट ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं इनके, यानी कल्ट की भी बात की जाती है। लेकिन वो लोग भी किसी हद तक इस चीज पे कन्विंस नजर नहीं आते, क्योंकि वो देख रहे हैं कि ये जो जंग है इसके अंदर डायरेक्टली अमेरिकन इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन नहीं हो रही, बल्कि ये इसराइल की ईमा पे ही जंग कर रहे हैं। तो वो एक जो दरार है मेरी नजर में वो बहुत वाजे होके आई है, जिसकी एक बहुत जिंदा मिसाल आपके सामने जो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस हैं, उनकी मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स हैं जिन्होंने काफी हद तक उन्होंने लताड़ते रहे हैं वो इजरायली एडमिनिस्ट्रेशन को, जो अगर आप किसी वक्त भी देखेंगे तो माजी में आपको ऐसा नहीं मिलता। तो ये दो मुख्तलिफ मैं समझता हूं कि जो ऑडियंस है उनको वो एड्रेस कर रहे हैं। एक तो उस ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हैं जो कि ये समझता है कि इजराइल के साथ अमेरिकन जो सपोर्ट है वो रहनी चाहिए। उसके एक बहुत बड़े जो मैं समझता हूँ रूह रवां थे, वो आप जानते हैं लिंडसे ग्रैहम, वो तो अब दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके फॉलोअर्स हैं बहुत सारे। और दूसरा वो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है जो समझता है कि वो पैलेस्टीनियन है। आप जानते हैं कि यूएस के अंदर बहुत सारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के अंदर प्रोटेस्ट भी हुए हैं जो गाजा में कार्नेज की गई नेतन्याहू की तरफ से। तो आई थिंक इन दोनों ऑडियंस को वो एड्रेस कर रहे हैं। लेकिन एक चीज वाज़ेह है, तमाम पॉलिसी सर्कल्स जो हैं वाशिंगटन में, वो ये कहते हैं कि जो रिलेशनशिप वाशिंगटन और तेल अवीव के दरमियान थी उसमें बहुत सी दरारें आई हैं, और वो समझते हैं कि अमेरिकन इंटरेस्ट जो हैं वो किसी हद तक तो अलाइन है, लेकिन बिल्कुल ही अलाइन नहीं है इजराइल के साथ। यानी वो ये भी समझते हैं कि अरब वर्ल्ड जो है, मिडिल ईस्ट है, गल्फ कंट्रीज हैं, पाकिस्तान है, मुख्तलिफ ममालिक के, उनका नुक्ता नजर भी हमको साथ लेकर आगे बढ़ना है। तो मैं समझता हूँ उन दोनों ऑडियंस को सेटिस्फाई करने के लिए दो मुख्तलिफ पोजीशंस ली हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप की जो पर्सनैलिटी आप जानते हैं, वो मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ बात कह देते हैं, एंड ही गेट्स अवे विद इट एज वेल। एग्जैक्टली इसको फिर मैडमैन थ्योरी से लोग एक्सप्लेन करने लगते हैं, लेकिन पता नहीं इसमें कितनी इंटेलिजेंस है वो तो नहीं पता। लेकिन फैज साहब, आप क्या समझते हैं, इजराइल ने जब ये कहा कि उन्हें रोका जा रहा है अमेरिका की तरफ से, अदरवाइज दे वुड हैव जंप्ड इन अगेन, यही वजह है कि इजराइल की शमूलियत उस तरह से अब इस जंग में नहीं रही? देखिए, इसमें दो तीन फैक्टर्स अगेन इसमें आपको याद हो, आपके प्रोग्राम पे भी मैंने ये कहा था कि सबसे पहली बात तो ये कि जो स्पॉयलर्स की बात हुई थी कि स्पॉयलर है और कुछ स्पॉइल करेगा, और फिर उसके बाद एक बात ये थी कि ये एक इम्तिहान था सदर ट्रंप का कि एक एमओयू साइन हुआ है, डील हुई है, क्या वो इजराइल का जो स्पॉइलिंग या स्पॉयलर एटीट्यूड है या रोल है उसको कंट्रोल करने में कामयाब होंगे।
अच्छा, इसमें इस बारे में दो बातें अहम हुई। एक तो ये कि मेरा ख्याल है कि सदर ट्रंप का एक थोड़ा बहुत होल्ड रहा नेतन्याहू पर, और आपने देखा कि वो थोड़ा सा नीचे होकर बैठे रहे। फिर नेतन्याहू के खिलाफ जी हाँ जबरदस्त बैकलैश, यानी न्यूयॉर्क का मेयर कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह दिन, मतलब दिन दहाड़े तो नहीं, एक बिल्कुल दिन की रोशनी में खड़े रहकर सबके सामने लाइव ऑडियंस पे ये कहे कि नेतन्याहू इजरायली वज़ीर आज़म वॉर क्रिमिनल है और उसको हम गिरफ्तार करना चाहते हैं, अगर हम नहीं कर सकते तो फेडरल गवर्नमेंट को करना चाहिए। तो ये सब ऐसे वाकयात हुए जिसकी वजह से स्ट्रेटेजिकली या टैक्टिकली ये समझिए इसके लिए बेहतर था नेतन्याहू के लिए कि थोड़ा बैठा रहता, वो इसने किया। अच्छा, लेकिन एक बात और भी हुई थी, हम ये समझ रहे थे कि शायद ये जो वहाँ के हार्ड लाइनर्स और यहाँ का जो डिफरेंट कैंप्स है जिसका जिक्र जावेद साहब ने भी किया कि जाहिर है एक दो डिफरेंट ऑडियंसेस हैं, और जो अगर नेमली अगर आप उसको इस वक्त यहाँ कहें तो जो वाजे दो कैंप्स आपको नजर आते हैं, एक जेडी वैंस का है जो जाहिर है कि प्रो वॉर नहीं है, वो चाहते हैं कि मामला जल्द से जल्द खत्म हो, हम वहां से निकलें, ठीक है जो कुछ हुआ। वो भी कोई इतने भोले बादशाह नहीं है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि अमेरिका का मजीद नुकसान ना हो, हम इस जंग से निकलें। लेकिन एक जो बहुत खतरनाक कैंप है और बहुत ज्यादा अलाइंड है नेतन्याहू से और ज़ायनिस्ट लॉबी से यहाँ पे अमेरिका में, वो है मार्को रूबियो का कैंप, और इंतहाई एक्सट्रीमली प्रो इजराइल, एक्सट्रीमली प्रो नेतन्याहू वो शख्सियत है। उनकी वो फैसला प्रेसिडेंसी की रेस में है उसी तरह जैसे वैंस हैं। इस वक्त देखिए बारहा ट्रंप भी कह चुके हैं, एक टिकट वो कहते हैं कि यानी वैंस रूबियो या रूबियो वैंस इस तरह का टिकट बन सकता है 2028 में, और इसमें कोई शक नहीं कि वो एक पॉसिबल है डेफिनेटली। तो ही इज गोना रन रिगार्डलेस। तो अब देखना ये है कि आखिर ये जो दोनों कैंप्स में से कब कौन सा वो ऊपर नीचे का मामला चल रहा है कि इस वक्त लगता है ये है कि अब अच्छा, फिर मैं जो कहना चाह रहा था, अगर आप मुझे 30 दें। तब देखिए ईरान में ये हुआ कि ईरान में हम बहुत आसानी से ये कह के डिस्कस कर रहे थे, और उसमें मैं भी शामिल हूँ, कि हम ये समझते थे कि वहाँ पे भी स्पॉयलर्स हैं, हार्ड लाइनर्स हैं जो इस पूरे मामले को एक टॉर्पीडो कर सकते हैं। और अभी जो कल के जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हुए हैं एक 4 रोज के हाइएटस के बाद, तो वो एक इस बात की अलामत समझी जा सकती है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है, टू बी फेयर विद द इरानियन लीडरशिप, कि इस वक्त वहाँ बहुत फ्रस्ट्रेशन है अमेरिकन एटीट्यूड से, जिसका खुद आपने भी जिक्र किया कि नीमे बरू कुछ इनको समझ में नहीं आता कि आखिर आप किसी क्या डिप्लोमेसी, अब वहां की भी लगता यही है, जो खुद मेरी जो बातचीत हुई है कुछ लोगों से, कि वहां भी एक थिंकिंग एक सेट इन करने लगी है कि अब डिप्लोमेसी शायद रास्ता ना हो। मतलब हाई मेन स्ट्रीम एक थिंकिंग तो नजर आती है, और वो उसका आप मुजाहरा इस वक्त आप देख रहे हैं कि एक नए फ्रंट खुले जा रहे हैं। यूक्रेन का मामला आप देखिए बहुत अहम हो गया है, होती तो खैर अब कई दिनों से मामला चल रहा है। तो एक चौमुखी जंग जिसे हम मुहावरतन कहते हैं, वो उसका एग्जैक्ट आपको एक मैनिफेस्टेशन एक रीजन में नजर आ रही है। ठीक है, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद वेलकम बैक नाजरीन। जावेद साहब, ये जो फैसला आपने कहा कि आप एग्री करते हैं कि एक पोस्ट डिप्लोमेटिक स्टेज पर हम आ चुके हैं, उसकी वजह है कि अभी सऊदी अरेबिया और अमेरिका ने जॉइंट स्ट्राइक्स की इराक में, PMF के 20 जो मेंबर्स थे उनको हलाक करने का दावा किया। इसके अलावा ओमान भी जो रिक्वेस्ट करता आया है ईरान से, चाहे वो जॉइंट कोऑपरेशन की बात हो हुर्मुज़ पर, या फिर वो मुतालबात में थोड़ी सी नरमी का मुतालबा हो, उसको भी ईरान ने रिजेक्ट किया। तो क्या लगता है कि डिप्लोमेसी की विंडो अब बंद हो चुकी है? देखिए मुज़म्मिल साहब, बज़ाहिर ऐसा ना मालूम जरूर होता है, लेकिन मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ये बता सकता हूँ कि अभी भी जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं वो ओपन हैं। बिल्कुल दोनों अतराफ में, बल्कि तमाम अतराफ में इस चीज़ का इदराक है कि जंग जो है वो मसले का हल नहीं है। मेरी नज़र में जो हार्ड लाइनर्स ईरान में हैं, आई थिंक दे परहैप्स हैव टू रिव्यू देयर स्ट्रैटेजी, क्योंकि देखिए अगर आप देखें तो मेरी नज़र में जो MOU है वो एक ऐसी मैं समझता हूँ कि फाउंडेशन फराहम करता है जिसके ऊपर आप वो इमारत अमन की, स्टेबिलिटी की, प्रोग्रेस की, प्रॉस्पेरिटी की खड़ी कर सकते हैं। क्योंकि लेकिन वहां पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं क्यों ये चीज जहन में आ रही है कि MOU पर अमल करना उनकी शायद हार है, वो इसको अपनी हार समझते हैं। वो समझते हैं कि कॉन्फ्रंटेशन ही एक वाहिद रास्ता है अपनी
इस खित्ते में अपनी स्ट्रेंथ को शो करने का। मैं समझ सकता हूं कि स्ट्रेंथ को शो करना अच्छा होता है, लेकिन बहुत से दानिश्वर, बहुत से जो ऑब्जर्वर्स हैं, इवन इंडिपेंडेंट न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स, वो ये समझते हैं कि ईरान की कामयाबी तो दरअसल इस MOU पर अमल करने में पिन्हा है। इसके अंदर अमल करके न सिर्फ वो अपने खित्ते में, अपने मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी ला सकते हैं, वो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा सकते हैं। जो 47 साल से उन पर सैंक्शंस लगी हुई हैं वो उठ सकती हैं। उनके नौजवान जो 47 या 50 साल से पिसे हुए हैं इकोनॉमिक सैंक्शंस में, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है उनके पास, कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। दुनिया AI, स्पेस, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन की बात कर रही है, डिजिटल इनोवेशन की बात कर रही है। क्या ईरान के जो अवाम है वो इस चीज के हकदार नहीं है? वो तो दानिश्वर लोग हैं, यानी उनकी अगर आप हिस्ट्री में चले जाएं तो ईरान के अवाम, ईरान के जो लोग हैं, वो तो एक उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है दुनिया की जो कंस्ट्रक्टिव साइंसेज है उनके अंदर। तो उनको क्यों आप रोक रहे हैं प्रोग्रेस से, प्रॉस्पेरिटी से? तो ये जो सोच है, मैं समझता हूं ये अभी भी वहां पे मौजूद है, और वहां पे लोग जो प्रैग्मेटिक हैं वो समझते हैं कि इस MOU पर अमल करना चाहिए। और लेकिन हार्डलाइनर्स बदस्तूर मौजूद हैं, वो गालिबन सिर्फ कन्फ्रंटेशन को जो है वो एक कामयाबी तस्वर करते हैं। ये अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि देखिए अभी जिक्र किया आपने हुथीज का, आप खित्ते में जो आपकी प्रॉक्सीज हैं उनको एक्टिवेट करके अगर आप मुसलमान ममालिक पे हमले करेंगे, तो मैं तो नहीं समझता ये कोई दानिशमंदाना कदम है। फिर आप कहते हैं कि इजराइल जो है वो स्पॉइलर है। अब उस आपका तो काम होना चाहिए कि आप उस स्पॉइलर के रास्ते को रोकें, लेकिन अगर आप मुस्लिम ममालिक पर हमले करेंगे तो फिर तो रास्ता फराहम होगा उस स्पॉइलर को, जिसको आप स्पॉइलर कहते हैं, वो आके एक वैक्यूम के अंदर अपना जो है जवाब पैदा करेगा कि मैं भी इसमें आ रहा हूं, ये तो खित्ता में जंग जो है वो खत्म नहीं हो रही। अगर ट्रंप ये कहते हैं कि भाई नेतन्याहू जंग नहीं रोकना चाहता, तो क्या IRGC को भी ये चाहिए कि वो जंग को ना रोके? IRGC को तो मुख्तलिफ पोजीशन लेनी चाहिए, उनकी कोशिशें होनी चाहिए कि जंग रुके, ताकि ना नेतन्याहू का अज़ाइम जो है वो पूरे हो सकें, ना वो कुछ स्पॉइलर बन के सामने आ सके, बल्कि इस खित्ते में स्टेबिलिटी हो, प्रोग्रेस हो, प्रॉस्पेरिटी हो। ये उनकी नाकामी नहीं, मेरी नज़र में तो कामयाबी है। बिल्कुल बिल्कुल। ये जंग के ख़ात्मा जो है ना, वो जहाँ तक आपने अप्रोच की बात की IRGC की, उससे मालूम नहीं होता कि दे आर हेल बेंट टू एंड द वॉर। इस पे फैसा बाय द लास्ट मिनट, ये जो जंगी रुकावटें हैं इन्हें ख़त्म करने के लिए जब एक वॉलंटरली गल्फ़ कंट्रीज़ ये कहते हैं कि जो फ़ीस है उस पर कोई इक्तफ़ा हो जाए, तो उस पर भी ईरान जो है इसको एक्सेप्ट नहीं करता। और साथ साथ ये भी कहा काजिम गरीबाबादी ने कि अगर प्री वॉर सिचुएशन पे हुर्मज़ आ जाए तो हमारी विक्ट्री इनकम्प्लीट है। आपको लगता है कि दिस इंटायर फियास्को हैज़ बॉइल्ड डाउन टू द इकोनॉमिक फैक्टर, कि अब सिर्फ़ और सिर्फ मुआशी एतबार से इंसेंटिव लेने का जो मरहला है वो रह गया है, उसी के लिए दोनों पार्टीज़ लड़ रही हैं? देखिए, दो बहुत अहम पॉइंट्स हैं इस सिलसिले में मुज़म्मिल। नंबर 1 ये कि इस वक्त हाईलाइनर्स के साथ साथ जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इस वक्त मेन स्ट्रीम लीडरशिप में ये बात जागुज़ीर हो चुकी है कि वो अमेरिका की किसी भी डिप्लोमेटिक वादे पर और पोस्चर्स पर यकीन नहीं रख सकते। उनको अब एतमाद नहीं रहा। उसकी वजह यह है कि MOU साइन तो हो गया, बहुत अच्छा बड़ा डॉक्यूमेंट था, लेकिन आप देखिए उस पर ज़रा बराबर भी अमल दरामद नहीं हुआ। अच्छा, और दूसरी बात यह कि इस लीडरशिप में ये भी एक बहुत बड़ा एक एहसास हो चुका है कि उनके पास अभी तक इतनी कैपेसिटी है कि वो अमेरिका को, रीजन को और पूरी दुनिया को बहुत मुश्किल में डाल सकते हैं अपनी शराइत मजीद मनवाने के लिए। और डिप्लोमेटिक जो है वो रास्ता उनके लिए एक पॉसिबल एक रास्ता नहीं रहा। और उसकी देखिए, अगर आप नया सिनेरियो क्या बना कि पहली दफा जंग शुरू होने के पहली बार नेतन्याहू यहाँ तशरीफ लाए, और आपने खुद जैसा कि ट्रंप की पोजीशन जो है बिल्कुल 180 पे वो घूम गए, यानी एड़ी पे जो है वो अबाउट टर्न उन्होंने लिया। तो इसका मतलब नेतन्याहू का जो इम्पैक्ट है अभी व्हाइट हाउस पर, और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज जो लोगों ने नोट की है नेतन्याहू की, जिस तरह से वो सर ट्रंप के सामने टांग पे टांग रख के बैठे हुए थे, ये बहुत बड़ा एक इंडिकेशन है इस बात का कि अभी तक उनका बहुत काफी हद तक कंट्रोल है अमेरिका की तो नहीं बल्कि लेकिन ट्रंप की पॉलिसीज पर। तो ये जो चीज है उसकी बुनियाद पर इस वक्त आप ये ईरान को जो बातें सामने आ रही हैं, जो रद्द-ए-अमल, इसमें कोई नहीं है कि पुरअमन कोशिशें होना चाहिए, लेकिन ये जो दो बातें उनके ज़हन में बैठ चुकी है कि डिप्लोमेसी इज नॉट वर्क, बिल्कुल, और बात ये कि दे स्टिल हैव द कैपेसिटी टू इम्पैक्ट द एंटायर। सही, यही अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट है कि ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो वाइडन होता जा रहा है। बहुत शुक्रिया जावेद मलिक साहब, फैज़ रहमान साहब थे। ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।
नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।